नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हम हैं अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर, जिसको रिवर फ्रंट कहा जाता है। और इसका जो लुक फील है करीब करीब पेरिस के रिवर फ्रंट जैसा शुरुआत हो गई है बनने की। चीन के राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा भारत से शुरू की है। ये एक नई बात है, एक नया प्रतीक है कि भारत को कितनी तरजीह दी जा रही है। जन्मदिन मनाने से मना किया है नरेंद्र मोदी जी ने, फिर भी आज भी जो उनसे मिला है हर व्यक्ति ने उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। तो उनके जन्मदिन के दिन गांधी आश्रम का दौरा, रिवर फ्रंट पर खाने पीने का इंतजाम और उसके पहले 3 MOU साइन हुए हैं। ये शुरुआत है जो आधिकारिक यात्रा में जब कल दिल्ली में बातचीत होगी तो वहाँ $100 बिलियन के निवेश से इस दोस्ती की नई शुरुआत होगी। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम रखा है दोस्ती की सीमा, यानी नई सीमाएं कैसे बनने वाली हैं। यहाँ पर हमारे पास मेहमानों का खास पैनल है। बकुल ढोलकिया साहब हैं, राजेश गांधी जी हैं, जयनारायण व्यास जी हैं और पिरूज खंबाटा जी हैं। तो राजनीति और कारोबार से जुड़े हुए तमाम लोग और शिक्षा और अकादमी से जुड़े हुए तमाम लोग ये व्याख्या करेंगे कि भारत की जो नई डिप्लोमेसी है, मोदी डिप्लोमेसी जिसको कहा जाए, जिसमें एक स्केल होता है, एक स्पीड होती है और एक स्पेक्टिकल होता है, इसमें क्या क्या सब्सटेंस भी है ये समझने की कोशिश करेंगे। व्यास साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला, सबका शुक्रिया। पहला सवाल आप ही से लूँगा। ऐसी यात्राएं दिल्ली तक सीमित रहती हैं, अहमदाबाद से क्यों शुरुआत हुई? देखिए, जैसे मोदी जी ने कहा कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी यात्राएं न सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह के देश के और अलग हिस्सों में भी, क्योंकि भारत एक समवाय तंत्र है, हर राज्य की अपनी एक उपलब्धि है, तो वो भी देखें तब जाके भारत क्या है उसका कुल मिला के उनको ख्याल आएगा। तो ये कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि शुरू हो रहा है, आगे चल के ये इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छी बात है उन्होंने यहाँ से शुरुआत की है, क्योंकि वैसे भी देखें आप तो आज भारत में गुजरात, जहाँ तक औद्योगिक विकास और ट्रेड कॉमर्स का सवाल है, आज भारत में गुजरात अगुवानी करता है। तो जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए हैं उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि वो सही शुरुआत है कि उन्होंने गुजरात से शुरुआत की है। और ये शुरुआत आगे चल के, जैसे आपने कहा, दिल्ली में कुछ ज़्यादा डिटेल में बातें करने के लिए एक कर्टेन रेजर बनेगी। बिल्कुल। ढोलकिया साहब, आपसे सवाल ये है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी के लेवल पर देखा जाए, कोई भी मेहमान घर आता है, अपना घर कैसा भी हो, तो उसको हम गर्व के साथ घर दिखाना चाहते हैं। मोदी जी का अकॉम्प्लिशमेंट अभी गुजरात में है, दिल्ली में होने वाला है, क्या ये भी एक वजह रही होगी? क्योंकि ऐसे भी मोदी जी जो करते हैं उसका एक पब्लिक कनेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए अहमदाबाद का ये एक शानदार ओपनिंग जिसको कहा जाए, इन्होंने ये सोच के किया होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये उसकी पूर्व भूमिका जरूर रही होगी। और गुजरात की अकम्प्लिशमेंट और गुजरात मॉडल, ये 2014 के जनरल इलेक्शन में काफ़ी डिस्कशन है यहाँ। ये विभिन्न पहलुओं पे बहुत से लोगों ने काफ़ी सारी बातें कही और उसके बेसिस पे फॉरेन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट अपना ओपिनियन बनाएंगे। तो शोकेस करना है तो उन्हें गुजरात की धरती पे लाया जाए। तो ये इसलिए और यात्रा का दिन भी उनका बर्थडे इत्तेफाक से जिसको उन्होंने मनाने से मना किया है। मोदी जी वैसे भी गुजरात में हर बार रहे हैं उनके बर्थडे के दिन, तो वो भी एक उनके लिए हिसाब से शुरुआत हुई। और बाकी गुजरात को शोकेस करना महत्व का है। दूसरी बात कि अगर गुजरात एज ए रीजन का गैंगडोंग के साथ अगर MOU करना है तो चाइना के टॉप लेवल के लोग आके गुजरात को एक बार देखें। जैसे जयनारायण भाई ने बताया, वैसे ज्यादा विस्तृत चर्चा तो वाइब्रेंट के दौरान वक्त होगी। बिल्कुल। और उसकी एक नींव रखी जाए। तो ये सब पहलुओं को देखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पे MOU इस धरती पे संबंध बनाना है, जिसके चाइनीज लोगों ने भी ये प्रिफर किया है कि जहाँ काम करना है वहीं पर क्यों न करें। बिल्कुल। पिरूज, मैं आपसे समझना चाहूँगा थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में कि पड़ोसियों के साथ शुरुआत की, जापान गए, जापान से कहा कि हमारे सबसे ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट मिलते हैं डेमोक्रेसीज़ के नाते। चीन उस प्रकार का लोकतंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यापारिक रिश्तों को गहराई देने की बात है। तब जबकि सीमा को लेकर के एक साफ तरह की दिक्कत हम दोनों देशों के बीच में है, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इतना गहरा हो सकता है कि ये दोस्ती एक नया लेवल ले ले और सीमा जैसे विवाद बिल्कुल बैक बर्नर पे चले जाएं? आप देखो तो अच्छा वर्ल्ड देख रहा है कि एलिफेंट और
ड्रैगन का डांस कैसे होने वाला है, और ये बड़ा एक्सिस चेंज होगा। जो मैं मानता हूँ, अगर आप हिस्ट्री में देखो तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूएसए ने जापान के साथ एक कोलैबोरेशन किया, उससे दोनों कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। आप यूरोप को देखो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर ने कॉमन मार्केट बनाया, देखो कैसे हो गया। इंडिया एंड चाइना वुड बिकम बोथ ऑफ अस पुट टुगेदर बिगर देन एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 10 years टाइम। हमारी दोनों की इकोनॉमी या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री की सब लगा के इकोनॉमी ज़्यादा होगी। अब सोचो, हम दोनों अगर कोलैबोरेट करते हैं तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है दोनों देशों का, बॉर्डर तो छोटा प्रॉब्लम है, ये है हमारा डेवलपमेंट। We still have, both of us have the highest number of people living below poverty line. इसको कैसे आगे ले जाए? डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जाएगा। हमारा यूथ देखो, इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी अमेरिका में चले जाओ, आगे है इंडियन यूथ और चाइनीज यूथ, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिजनेस में मिलेगी, इंडस्ट्री में मिलेगी। तो मैं ये पूरा देख रहा हूँ कि टुडे वर्ल्ड वॉर्स आर नॉट फॉट विद वेपन, दे आर फॉट विद इंडस्ट्री, दे आर फॉट विद कोलैबोरेशन। आई बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं होना चाहिए कि एमओयू गुंडाओं का हुआ कि नहीं हुआ, बाय माइंड कल्चरल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया चाइना शुड साइन मोस्ट फेवरेबल नेशन स्टेटस, एमएफएन जो वर्ल्ड जो बोलते हैं, एंड मोर और लेस वी शुड साइन एन एफटीए आल्सो, दो नॉट इमीडिएटली, पर आज नहीं और कल वी नीड एन एफटीए टू टेक दिस फॉरवर्ड, और तो रियल इफेक्ट आएगा। पर एक ही उसमें कंसर्न मेरा है एफटीए में, वो है कि चाइनीज आर वेरी ह्यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा नहीं हो कि चाइनीज मैन्युफैक्चर इंडियन एसएमईओ को बिल्कुल दबा दे। तो वो कंसर्न को लेके हुए, एंड दैट इज प्रॉब्ली द वन बिग कंसर्न। तो अगर प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो दोनों कंट्रियां और आगे आती हैं। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला राजेश भाई। यहाँ मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा कि पहले हम लोग सुनते रहे बहुत वर्षों में कि चाइनीज सस्ते ठीक ठाक क्वालिटी के माल ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामने बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी बहुत सारे सेक्टर में, ग्रेनाइट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। अब जब चाइना खुद आके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा, बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट मनी यहाँ लगाएगा, तो इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी या दरअसल चैलेंजेस बढ़ेंगे, खास करके एसएमई सेक्टर के लिए? दो चीज़ है। एक चीज़ है कि वहाँ का उनका टेक्नोलॉजी हमारे से थोड़ा आगे है, so we are going to, India is going to get a gain in terms of a technology, in terms of a equipment, so that is going to be a helping Indian industry to grow faster, and with a economical cost also, because let's say China is quite cheaper as compared to Europe or Japan or other countries. तो वहाँ से अगर टेक्नोलॉजी लाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ए रेसिप्रोकल और इट्स गोइंग टू बी ए वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एक्टिविटी, जिससे दोनों देश को फायदा होगा। जी बिल्कुल। एक बात हम लगातार व्यास जी देखते रहे हैं कि पड़ोसियों से शुरू किया, जापान से एक बहुत अच्छी दोस्ती की नई शुरुआत पहले हो चुकी थी, फिर स्केल दिया उस जापान से जिससे चीन को बड़ी दिक्कत है। भारत की दिक्कत साउथ चाइना सी के मामले में हम चीन के साथ नहीं खड़े हुए हैं, हमारी सीमाओं की अपनी दिक्कत है। तो ये जो एक लगातार रोड़ा अटका हुआ है, इसको कैसे ओवरकम इतना कर लेंगे कि एशियन सेंचुरी की कहानी हमारी और चीन की साझेदारी में लिखी जाए, क्योंकि ये तो डे टू डे का प्रॉब्लम है। नहीं संजय जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये मुद्दे हैं, मुद्दे रहेंगे, और अपनी जगह में वो अपने आप एक अहमियत रखते हैं। मगर उसके साथ अगर हम जो हकीकत को जोड़ के देखें तो अभी देखिए जो प्राइस परचेज पैरिटी पे रैंकिंग्स आया है, तो विश्व जीडीपी का करीब 17.5% अमेरिका पैदा करता है, 14.5% के करीब चीन पैदा करता है, करीब 6.5% भारत के हिस्से में आता है, और चौथे नंबर पे जापान आता है। तो अगर आप जापान, चीन और भारत ये तीनों को जोड़ लो तो आज भी विश्व के किसी एक ब्लॉक के कंपैरिजन में एशियाटिक ब्लॉक के ये तीन देश जो है ज़्यादा जीडीपी पैदा करते हैं, करीब 1/4 जीडीपी से ज़्यादा ये तीन देशों में से आता है। तो मैं समझता हूँ कि एक सामरिक भी, एक व्यूहात्मक भी ज़रूरियात है अगर इनको ठीक रहना है। दूसरी एक बात करें तो चाइना के पास आज क्या प्रश्न है? चाइना के पास आज दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। They are virtually sitting on the pile of foreign exchange worth $4 trillion. अगर वो कहीं ठीक से इसको नहीं लगाते तो वो इनकी ज़रूरियात है कि वो कहीं ना कहीं लगाया जाए ताकि उसकी वृद्धि हो, नहीं तो वो इनके अपने खुद प्रॉब्लम एक समय जापान के जो हुए थे वही प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस के चाइना के भी हो सकते हैं। तो इस मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए जापान की एक ज़रूरियात है, जापान एक तरह से जाना चाहता है, चाइना मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अभी वो $100 बिलियन बताते हैं, इनके लिए $500 बिलियन वो बहुत छोटी बात है,
और इन्होंने इंटरेस्ट भी, फिरोज भाई ने सही बात कही, वो एसएमई के लिए शायद वो एक चिंता की बात भी हो सकती है, मगर मेरा एसएमई में विश्वास है और फिरोज भाई खुद इसका एक मिसाल है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इसे नहीं दबने वाले, वो उनसे भी सीखकर उनके ही देश में माल बेचेंगे। बिल्कुल। मगर अभी चाइना का इंटरेस्ट क्या है? उनका इंटरेस्ट वो दो जो सदर्न कॉरिडोर्स है उसमें है, उनका इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, इनका इंटरेस्ट लार्ज टिकट हाईवेज वगैरह में है। अगर उसमें वो इन्वेस्टमेंट आता है, मैं मानता हूं कि इस देश की अच्छाई के लिए होगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी चीज आगे जाके साबित होगा। और चूंकि इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहाँ लगे होंगे, मैं मानता हूं कि मंत्रणा के टेबल पर बैठने की तैयारी भी दोनों देशों की कुछ ज्यादा ही होगी, एक दूसरे को समझने की तैयारी भी कुछ ज्यादा ही होगी। बिल्कुल, हम ऐसा सुनते हैं कि अगले जो 2 दिनों में बातें होंगी उसमें यह होगा कि हालांकि 17 राउंड की बातचीत हो चुकी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, लेकिन भारत एक नया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा और उसके साथ फिर ये लोग सीमा के मामले में कह रहे हैं साहब कि भरोसा करिए, टकराव मत करिए और जहां जहां दिक्कत है वहां ट्रांसपेरेंसी से बात करके कोशिश करिए कि कम कर लें। ये बातचीत तो साथ में होनी होगी, लेकिन क्या सचमुच व्यास जी जो कह रहे हैं फिरोज भाई कि चाइना ये देख रहा है कि भारत को एफआईआई सुनने की आदत पड़ गई थी कि एफआईआई निवेश, भारत में एफडीआई निवेश का सबसे बड़ा सोर्स चाइना हो सकता है, अमेरिका नहीं या दूसरे यूरोपियन देश नहीं? हाँ, हो सकता है। और ये आप एक सेक्टर की बात करता हूँ, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है सॉफ्टवेयर में, चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है हार्डवेयर में। अमेरिकन कंपनियां दोनों को मिला के ज्यादा पैसा कमाती है हम दोनों से, हमारे सॉफ्टवेयर वाले बनाए हुए हार्डवेयर वाले बनाए हुए, हम तो रद्दी के भाव बेचते हैं अमेरिका को, वो पैसे कमा रहे अपना ब्रांड दे रहे हैं खाली। तो अगर ये हम अमेरिका को बाजू में छोड़ दे और हम दोनों मिल जाए, आप सोचो चाइना की कंपनी यहाँ लगा देवे इंडस्ट्री और यहाँ का सॉफ्टवेयर खरीद लेवे, तो आप देखो वर्ल्ड को मिला सकते हैं। और ये नहीं, ये तो एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ हर चीज में। चाइना ने प्लेन भी बना दिया है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन का मार्केट इंडिया हो सकता है। आप सोचो इंडिया चाइना अगर मिलकर प्लेन बनाया, एयरबस कैसे बना, 3 कंट्रियों ने मिलकर एयरबस बनाया एंड एयरबस बिकम बिगर देन बोइंग। बिल्कुल, हमारा प्लेन इंडस्ट्री अगर हम दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे तो वी कैन हैव अ बिगर प्लेन एंड अ बेटर प्लेन कंपनी देन एनीवन इन द वर्ल्ड, बिकॉज़ वी नीड प्लेन। मैं आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूं। बिल्कुल, और चीन का कहना है कि पावर सेक्टर हो या हाई स्पीड ट्रेन हो, बकुल भाई, हम आपको क्वालिटी माल सस्ते में, आप अगर फेयर कंपटीशन करवा रहे हैं, सबसे बिड बुलवा रहे हैं, तो हम आपको सस्ते में बना करके दे सकते हैं। सबसे ज्यादा तेज ट्रेन इस वक्त चाइना के पास है। दिक्कत यह है, मोदी जी जिस हाई स्पीड डिप्लोमेसी से इतने बड़े बड़े करार कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक जमीन चाहिए, दूसरा पानी चाहिए और तीसरा बिजली चाहिए। उसमें अगर हम पीछे रह गए, वो टाइम का लैग रहा, तो ये हाई स्पीड डिप्लोमेसी और इसका मिसमैच हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसी अगर कल्चरली देखें, बाकी डायमेंशन से देखें, तो भारत और चीन में ज्यादा सिमिलरिटीज है, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज की कंपैरिजन में। अब अगर हम ये दोनों लीडर्स की बात करें, तो जब हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट है दोनों लीडर की, में सिमिलरिटीज में क्या है कि एग्जीक्यूशन में दोनों की स्ट्रेंथ रही है, पॉपुलैरिटी भी दोनों की स्ट्रेंथ है। तो ऐसे माहौल में पूरी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, जो इम्प्लीमेंटेशन का सबसे अहम हिस्सा है, वो दोनों साइड पे मेल जोल से काम कर सकते हैं, ये संभावना है। फॉरेन कंट्रीज, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में बिग ब्रदर की एटीट्यूड रही है और जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आए हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो आज मोदी जी के सामने है वो ये है कि अगर आप पिछले 2-3 साल की बात करें, तो चाइना की भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखे तो 2013-14 में तो वो सिर्फ $23 मिलियन थी, 23 बराबर। अब वहां से हम बात कर रहे हैं $20 बिलियन की, मतलब 1000 टाइम्स हमें उसको बढ़ाना है। फोकस आइडेंटिफाई हो चुका है। सो नाउ सवाल रहता है पॉलिटिकल विल एट द हाईएस्ट लेवल एंड एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी एट द लोएस्ट लेवल। इसीलिए जो दूसरी बात हम शिकायत कर रहे हैं चाइना से ट्रेड इम्बैलेंस की, राजेश भाई, हम चाहते हैं कि हमसे वो ज्यादा सामान खरीदे, हम तो उनसे ले ही रहे हैं। $67 बिलियन में करीबन $35 बिलियन का अगर ट्रेड इम्बैलेंस है, एक दिन में तो दूर हो नहीं सकता, लेकिन हम किन किन चीजों में बहुत ज्यादा चीजें उनको बेचने की स्थिति में हैं, वो क्या क्या सेक्टर हैं जहां हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमसे खरीदो? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है,
मे बी एट अ लॉन्गर रन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया को हेल्प करेगा। डेयरी में वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चाइना इज ए इम्पोर्टर। आईटी और फार्मा मुझे लगता है ज़्यादा आईटी फार्मा इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग sector. IT, pharma or agro products, you know, particularly meat and Yes. you know, those kinds of products. बिकॉज वहाँ का लेबर महंगा होता जा रहा है, तो इंडिया हैज दैट ये एडवांटेज। सेंसिटिव आइटम बता रहे हैं मीट वाला, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। नहीं पर जो नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऑन अ लाइटर वेन। अभी एक छोटा सा राजेश भाई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट करके बात करेंगे कि $4 ट्रिलियन का चाइना का फॉरेन ट्रेड है। हम $67 बिलियन के फॉरेन ट्रेड में भी इतने भारी व्यापार घाटे में हैं। भारत को पूंजी की जरूरत है, उनको बाजार की जरूरत है, लेकिन ये सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये कब से एक्शन में आएंगे और क्या क्या नई चीजें होंगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं दोस्ती की सीमा। क्या क्या नई सीमाएं हो सकती हैं भारत और चीन के बीच में। नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शानदार स्वागत किया है। करीबन 150 के आसपास व्यंजन इस वक्त साबरमती के रिवर फ्रंट पर वो चख रहे होंगे गांधी आश्रम की यात्रा करने के बाद। आइए थोड़ा सा सॉफ्ट साइड को और समझने की कोशिश करते हैं। व्यास साहब, मोदी जी जहां होते हैं वहां कुछ एक अलग बात होती है, कुछ इंटेलिजेंट किस्म के इंसान हैं वो। तो उन्होंने बुद्धिज्म के संबंध की बात कही है कि गुजरात से क्या संबंध है। उन्होंने ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स की बात कही है और आज इनका जैसा स्वागत किया गया उसमें गुजराती आओ भगत के जो तरीके हैं उसको दिखाया गया है। क्या इनकी सब्सटेंशियल डिप्लोमेसी का ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है या ये एक साइड शो है? देखिए, ह्यूमन कनेक्ट के बिना तो आप कोई डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूं कि किसी भी तरह से आपको एक दूसरे के साथ जुड़ना है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज आपको ढूंढनी चाहिए कि जिससे आपका इमोशनल कॉर्ड टच होता है। अब आप जानते हैं बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तब कलिंगा के युद्ध के बाद बुद्धिज्म का उद्भव तो भारत में हुआ। संघमित्रा और महेंद्रा यहाँ से गए, फिर चाइना में, आज जापान में देखे ये धर्म है। अगर बिहार को छोड़ दें आप, उसके बाद देखें तो सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स गुजरात में है। गिरनार पे जाइए, बुद्धा के समय के स्तूप। और ये इसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है कि लोगों का आना जाना बहुत हो और अरुणाचल के स्टेपल वीजा वाले मसले के कारण हम वीजा रूल को ईज करने वाला एग्रीमेंट इस यात्रा में साइन करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, वो समय की बात है। अगर ये परिस्थितियां जो आज, मैं मानता हूं कि भारत में भी कम लोगों को पता है कि बुद्धा के रेलिक्स गुजरात में MS यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में है। अब आज भारत में कितने लोगों को ये पता है? बिल्कुल। यहाँ साबरकांठा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर देवनी मोरी करके जगह है जहाँ बुद्धा के समय के विहार, यानी कि जहाँ बौद्धिस्ट मंक्स रहा करते थे, उसके पूरी एक व्यवस्था मिली है। मोदी जी जहाँ से आते हैं वडनगर, वो वडनगर में बुद्धा के समय के विहार से लेकर कई चीजें मिली है। बिल्कुल। तो गुजरात के पास बुद्धिस्ट रिलीजियन से जुड़ता हुआ एक बहुत बड़ा हेरिटेज है, साइट्स है। और बहुत सारे चीनी यात्रियों को दरअसल बनारस के पास सारनाथ ला सकते हैं जो मोदी जी का इलाका है। वो उनका इलाका है। तो मैं समझता हूँ एक तरह से बनारस और वडोदरा का जो कनेक्ट है वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं और ये भी चल सकता है। बिल्कुल। तो दोनों चीजें मैं मानता हूँ जोड़ सकते हैं। फाइनली थोड़ा सा कोशिश करते हैं पॉसिबल आउटकम इस यात्रा का क्या हो सकता है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिरूज दो चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा पावर में न्यूक्लियर रिएक्टर भी चाइना सप्लाई करे, ये बातचीत थोड़ी सी जोर पकड़ रही है। इस बार शायद इस यात्रा में साइन न हो पाए, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो हमको न्यूक्लियर रिएक्टर देंगे तो ये बिल्कुल एक नया पैराडाइम शिफ्ट होगा स्ट्रेटेजिक रिलेशन की तरफ? बिल्कुल, बिकॉज जनरली जो न्यूक्लियर अलायंसेज होते हैं वो दे आर ओनली बिटवीन टू वेरी वेरी क्लोज नेशंस। आप देख लेना, बिकॉज दिस इज वन टेक्नोलॉजी को ऐसे नहीं देता है। तो अगर वो साइन हो गया वो अल्टीमेट रहेगा, पर मेरे हिसाब से वो अभी नहीं होना, साइन नहीं होने वाला। ये डिस्कशन, बातचीत शुरू होगी वो मेरे हिसाब से आई एम नॉट सीइंग। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इंडिया नीड्स पावर for our development, and there nuclear is, I still believe, and a lot of people believe, that nuclear is the cheapest power, less pollutant power, and we need more such agreements to be signed world over. इसकी जरूर है। मैं पूरी फिरोज भाई के साथ ऐड करना चाहूंगा। गुजरात में जो सबसे बड़ा आज गुजरात का एक ग्रुप है जो देश में पावर में सबसे बड़ा है। बिल्कुल। वो ग्रुप के जो पावर प्लांट्स लगे हैं उसके सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स वगैरह जो है वो चाइना के हैं। तो चाइना का इस तरह से पावर सेक्टर में एंट्री यहाँ होना शुरू हो गया है, ये कोई नई बात नहीं है। जी।
ढोलकिया साहब, आप ये सारी बातें आपको लगता है कि बिल्कुल पॉसिबल हैं, और सीमा का मसला हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि एक वो ट्रिकी इशू है, या दरअसल वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि सारे एम्बिशंस धरे रह सकते हैं, कभी लद्दाख और कभी अरुणाचल में 4 चीनी सैनिक आएंगे और हमको हिला देंगे? देखिए, अब तक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से सीमा का मुद्दा, सीमा उल्लंघन का मुद्दा ही भारत चाइना के रिलेशन का मेजर इशू रहा है, और भारत और चाइना के बीच में मेजर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो चाइना को हर्ट करे इस तरह का कोई डेवलप हुआ नहीं है, जो फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। चाइना ने अपने गुड्स सारे देश, सारे जहान में फैला दिए हैं, तो उसमें इंडिया में भी वो फैल गए हैं। अब पिछले 5 साल में चाइनीज इंपोर्ट्स का ग्रोथ इंडिया में इतना हुआ है कि इस वक्त सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट की बात करें तो चाइना $51 बिलियन इज द इंडियन मार्केट। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं, उसका आधा तो हर साल वो इस देश में बेचते हैं, ऐसे ही बेच रहे हैं, बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो नाउ इंडिया begins to be economically important for China। मजे की बात यह है कि ये ह्यूज ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया का है चाइना के, उसमें चाइनीज फाइनेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना में से इन्वेस्टमेंट आती ही नहीं है। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में करे तो फिर उनका इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे इकोनॉमिक टाइज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशंस अपने आप निकलना शुरू होंगे। ढोलकिया साहब जो कह रहे हैं व्यास जी, इससे बहुत लोग एग्री नहीं करते कि जब तक आप स्ट्रेटजिक इश्यूज पर एक हार्मोनी नहीं क्रिएट करेंगे, बहुत डीपर इकोनॉमिक टाइज भी काम नहीं आती हैं। ये भी एक व्यू है। ये बात सही है, मगर एक लंबे अरसे तक मैं कहूँगा कि जब चाइनीज अग्रेशन हुआ नेहरू जी के समय में, तब से लेकर आज तक हमारे रिश्ते वो अविश्वास के ही रहे हैं। अगर आपको साथ चलना है तो कहीं ना कहीं मैं ढोलकिया साहब के साथ पूर्णतः सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये सहमति बनानी पड़ेगी, आपको एक दूसरे में विश्वास रखते सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीखते हैं तो कल आपका है, नहीं सीखते हैं तो देखिए नुकसान तो दोनों ओर है। बिल्कुल। राजेश भाई, मोदी जी ने नेपाल से, भूटान से, उसके बाद जापान और उसके बाद अब चीन से इतना सीरियस इंगेजमेंट किया है, इसके बाद वो अमेरिका जा रहे होंगे। बहुत लोग ये समझते हैं कि शायद स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका से बात करने के पहले, जिसमें खास तरह का स्वीट रिवेंज भी होगा, जिस इंसान को वीज़ा नहीं दिया उनका रेड कारपेट वेलकम होगा, लेकिन अमेरिका से बात करने के पहले वो अपने आप को लैस कर लेना चाहते थे कि एशियाई अलायंस की एक कल्पना सामने रख दें, इतने तेज डेवलपमेंट सामने दिखा दें, और फिर जाके अमेरिका से बात करें, जहां पर कि थोड़ा सीनियर जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि इक्वल पार्टनर के तौर पर बात हो। आप सोचते हैं कि इस स्ट्रेटजी के तहत मोदी जी काम कर रहे हैं? ये जो मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटजी काम कर रही है कि पहले जिससे उनका रिलेशन अच्छा है, जैसे चाइना से पहले थोड़े संबंध थे, जापान से संबंध थे पहले, तो उसका वो पहले उनसे स्ट्रॉन्ग करके दिखा देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो लोग करने को तैयार है। दैट इज़ वन सब्जेक्ट। एंड ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर डील मिल गया, सो दैट वाज आल्सो ए गुड थिंग कि भाई वेदर ऐसा अभी स्ट्रॉन्ग वीक फीलिंग नहीं है अमेरिका के साथ जाने से पहले कि अगर वहाँ पे कुछ मटेरियलाइज होगा या नहीं भी होगा तो वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश ऑन आवर ग्रोथ एंड GDP ग्रोथ एंड दोस टाइप ऑफ थिंग्स। सो आई बिलीव इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी कि पहले ये सबसे डील करके फाइनली जो हार्ड नट है उसको क्रैक करने का कोशिश। दूसरी तरह से देखें तो इस वक्त विश्व की जो 3 सबसे बड़ी आर्थिक चैलेंजेस है, मतलब आर्थिक स्ट्रेंथ है, वो US, जापान और चाइना। अब तो ये 3 के साथ भारत का संबंध, आर्थिक संबंध ना हो तो भारत के विकास में अवरोध आएंगे, ग्लोबलाइजेशन के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो ये टॉप 3 में से 2 के साथ तो हमने संबंध बना दिए जी। अब आपके निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। ये बहुत ऑब्वियस स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल। अगर हमारा टॉप 3 के साथ अच्छा आर्थिक संबंध हो जाता है तो फिर भारत के विकास के काफी अवरोध दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये कल संभव है कि बहुत सारी बड़े बड़े समझौते अनाउंस हों, और जिसमें स्ट्रेटजिक कंटेंट भी होगा, इकोनॉमिक ऑपरेशन का भी कंटेंट होगा। लेकिन व्यास जी, आप, और उसमें सिनेमा भी होगा इस बार, तो
क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन में भारत और चीन के लोगों को नजदीक अगर लाना है तो उनकी फिल्में यहाँ, हमारी फिल्में वहाँ, बिल्कुल। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे एसएमई और स्किल, इसको लीड कर रहे होंगे। लेकिन व्यास साहब, बाहर के सारी दुनिया के देश कहते हैं कि आपके यहाँ के रूल अप्रूवल, एफडीआई, रियल रिफॉर्म्स, जिसका संबंध लैंड एक्विजिशन से है, जिसका संबंध पेंशन से है, इंश्योरेंस से है, निवेश के लिए खोलने के लिए है, लेबर रिफॉर्म से है, इन असल चीज़ों को नहीं करेंगे तो ये सारी डिप्लोमेटिक जो आर्किटेक्चर हम खड़ा कर रहे हैं, इसके एग्जीक्यूशन में एक बॉटल नेक होगा, एक रुकावट होगी। अभी तक हमको संकेत नहीं मिला है कि बोल्ड रिफॉर्म की तरफ मोदी जी मूव कर रहे हैं, सिर्फ इंक्रीमेंटल रिफॉर्म की तरफ मूव किया है। तो इस डिप्लोमेसी को बैक करने के लिए जो दूसरा हमको घर का काम ठीक करना है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, चिकन एंड एग थियरी जैसी बात है कि क्या पहले आए, पहले रिफॉर्म्स आए या पहले इस तरह की जो संभावनाएं बने। मैं मानता हूं कि संभावनाएं बनी है, तो वो संभावनाओं को लेकर आगे चलने के लिए अब इनके पास भी, देखिए आप लोकशाही देश है, आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी करेंगे कि नहीं? देखिए, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी तो आज भी है, होता रहेगा। मैं मानता हूँ जिस तरह से मोदी जी का खुद का स्वभाव है जी, जो भी रुकावटें आती है उसको वो दूर करेंगे, केस बाय केस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, केस बाय केस दूर करने का काम हो रहा है। लेकिन दुनिया भर के जिन मेहमानों के साथ जिस बड़े आर्किटेक्चर की बात हो रही है, उसके लिए घर में भी जिस हाई स्पीड डिप्लोमेसी को मोदी जी आजमा रहे हैं, वो हाई स्पीड घरेलू रिफॉर्म मोर्चे पर भी लाना जरूरी है। इस बात पर मेरा ख्याल है सारे मेहमान सहमत होंगे। तो अहमदाबाद से साबरमती नदी के तट पर इस कार्यक्रम में हमने अपने मेहमानों से खास तौर पर इसकी चर्चा की। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।